अपने क्लास बायोलॉजी के अंदर अध्याय है वो 31वां चल रहा है, जिसका नाम है मानव में युग्मक जनन। देखो, मानव में युग्मक जनन में मुख्य रूप से दो भाग थे। एक तो कौन सा था? शुक्राणु जनन, और दूसरा था वो कौन सा था? अंडाणु जनन। तो इसके अंदर देखो, ये टॉपिक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे पहले इस चैप्टर के 3 पार्ट हो चुके हैं, तो ये चौथा पार्ट है इसका। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? अंडाणु जनन। मतलब अंडाणु जनन क्या होता है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। जैसे इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये किस प्रकार का होता है और इसकी संरचना है वो किस प्रकार की होती है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा यही, अंड जनन या अंडाणु जनन। आज का अपना टॉपिक है अंड जनन या अंडाणु जनन। ये आज का अपना टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले अंडाणु होता है, उसका निर्माण कहाँ पे होता है? अंडाशय के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, ये होता क्या है? ये होता है एक मादा युग्मक। मादा युग्मक होता है। क्या होता है? मादा युग्मक। मतलब मादा युग्मक कौन सा होता है? अंडाणु होता है। ठीक है, और अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है? अंडाशय में। मतलब अंडाशय के अंदर अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन या अंडाणु जनन कहते हैं। परिभाषा क्या होगी कि अंडाशय के अंदर, परिभाषा क्या होगी कि मादा के अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन या अंडाणु जनन कहते हैं। ये परिभाषा लिखनी है सबसे पहले कि मादा के अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन या अंडाणु जनन कहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था शुक्र जनन, शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है उससे ज़्यादा हार्ड होती है अंडजनन की प्रक्रिया। मतलब ये प्रक्रिया होती है उससे बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ये अंडजनन की प्रक्रिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये क्या होती है? एक जटिल प्रक्रिया होती है। किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? एक जटिल प्रकार की प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है? अंडजन। ठीक है, ये किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? एक जटिल प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो देखो, इसके अंदर अपने को किस प्रकार से वर्णन लिखना है। सबसे पहले हेडिंग लगाना है अंडजनन या अंडाणु जनन। उसमें लिखना है कि मादा के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, मादा के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। यह अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है उससे ज़्यादा जटिल होती है अंडजनन की प्रक्रिया। मादा के अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन या अंडाणु जनन कहते हैं। अब क्या होता है कि ये प्रक्रिया भी कितने पदों में संपन्न होती है? 3 पदों में। जैसे शुक्र जनन की प्रक्रिया 3 पदों में संपन्न हुई, अब अंडजनन की प्रक्रिया भी कितने पदों में संपन्न होगी? 3 पदों में। तो देखो, 3 पदों में किस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होगी, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। अंडजनन या अंडाणु जनन की प्रक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? 3 पदों में। कितने पदों में संपन्न होती है? 3 पदों में। अब ये 3 पद कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहला कौन सा होता है? गुणन प्रावस्था। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था शुक्र जनन। याद होगा आपको कि शुक्र जनन में भी 3 प्रावस्थाएं थी, गुणन प्रावस्था, वर्धी प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। कौन कौन सी थी? गुणन प्रावस्था, वर्धी प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। इसमें भी क्या है? ये 3 प्रावस्थाएं हैं, गुणन प्रावस्था, वर्धी प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। अब सबसे पहले कौन सी है इसके अंदर? गुणन प्रावस्था होती है। ठीक है, तो इस प्रावस्था में क्या होता है कि आद्य जनन कोशिका अंड मात्रक कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। देखो, होता क्या है गुणन प्रावस्था में, आद्य जनन कोशिका, आद्य जनन कोशिका वो किसके अंदर परिवर्तित हो जाती है? अंड मात्रक कोशिका में। किसमें? अंड मात्रक कोशिका में। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहली लाइन अपने को यही लिखनी है कि इस प्रावस्था में आद्य जनन कोशिका
अंडमात्रक कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इसमें लगातार कौन सा विभाजन होता रहता है? सूत्री विभाजन। ठीक है, लगातार कौन सा विभाजन होता रहता है? सूत्री विभाजन। और सूत्री विभाजन होता रहता है जिसके कारण किसका निर्माण होता है? उगोनिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? उगोनिया का निर्माण होता है। तो देखो इसके अंदर किस प्रकार से वर्णन लिखना है अपने को, ध्यान से समझ लेना कि गुणन प्रावस्था, इस प्रावस्था में आदि जनन कोशिका अंडमात्रक कोशिका में परिवर्तित होती रहती है। इसमें लगातार सूत्री विभाजन होता रहता है जिससे उगोनिया का निर्माण होता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, गुणन प्रावस्था। समझ में आ गया होगा कि गुणन प्रावस्था होती क्या है, कि इस प्रावस्था में आदि जनन कोशिका अंडमात्रक कोशिका में परिवर्तित होती है तथा इसमें लगातार सूत्री विभाजन होता रहता है जिसके कारण उगोनिया का निर्माण होता है। तो ये हो गई पहली प्रावस्था, कौन सी? गुणन प्रावस्था। अब देखो दूसरी प्रावस्था। अब देखो इसकी कौन सी होगी दूसरी प्रावस्था? तो दूसरी प्रावस्था कौन सी है? वृद्धि प्रावस्था। दूसरी प्रावस्था कौन सी है? वृद्धि प्रावस्था। दूसरी प्रावस्था का नाम क्या है? वृद्धि प्रावस्था। यह क्या होती है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है। यह कौन सी होती है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है। क्यों होती है? क्योंकि समस्त पोषक पदार्थों का संश्लेषण इसके अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर यही लाइन लिखनी है कि यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है क्योंकि इसमें समस्त पोषक पदार्थों का संश्लेषण होता है। कैसे? जैसे मान लो कि जब उगोनिया का आकार होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करता है तो किसका निर्माण होता है? मतलब उगोनिया है पोषण प्रदान करके ये क्या करता है? वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। जब ये वृद्धि करता है तब किसका निर्माण होता है? प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्राथमिक अंडक। या हम ये कहें कि जब उगोनिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करता है जिसे हम प्राथमिक अंडक कहते हैं। तो ये है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या लिखना है अपने को कि यह प्रावस्था सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है। वृद्धि प्रावस्था में क्या लिखना है अपने को? यह प्रावस्था सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है क्योंकि इस प्रावस्था में समस्त पोषक पदार्थों का संश्लेषण होता है। यह प्रावस्था सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है क्योंकि इस प्रावस्था में समस्त पोषक पदार्थों का संश्लेषण होता है। इस प्रावस्था में उगोनिया अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करता है जिसे प्राथमिक अंडक कहते हैं। इस प्रावस्था में उगोनिया अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करता है जिसे प्राथमिक अंडक कहते हैं। तो ये हो गई नंबर 2 प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। अब देखो तीसरी प्रावस्था। तीसरी प्रावस्था है जो कौन सी है? परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था। तीसरी प्रावस्था कौन सी है? परिपक्वन प्रावस्था। इसमें क्या होता है? जो प्राथमिक अंडक कोशिका होती है, जो प्राथमिक अंडक कोशिका है उसका वर्धी चरण क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है वर्धी चरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्राथमिक अंडक कोशिका है उसका वर्धी चरण क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परिपक्वन प्रावस्था बोलते हैं। कहने का मतलब यह प्रावस्था प्राथमिक अंड कोशिका में वर्धी चक्र पूर्ण होने पर प्रारंभ होती है। मतलब जब इस प्राथमिक अंडिक कोशिका है उसका वर्धी चक्रण पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब कौन सी प्रावस्था प्रारंभ होती है? परिपक्वन प्रावस्था प्रारंभ होती है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तब कौन सी प्रावस्था प्रारंभ होती है? परिपक्वन प्रावस्था प्रारंभ होती है। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि जब भी प्राथमिक अंडक कोशिका है उसका वर्धी चक्र, जब प्राथमिक अंडक कोशिका का वर्धी चक्र पूरा हो जाता है जिसे हम परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं, इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। ये याद रखना है कि इसके अंदर कौन सा विभाजन होता है, किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें किस प्रकार का विभाजन होता है?
अर्धसूत्री विभाजन होता है। अधिकांश जंतुओं में क्या होता है कि अंड जनन की परिपक्वन प्रावस्था से केवल सूत्री विभाजन होकर रह जाता है। मतलब कई जंतुओं में क्या होता है कि केवल सूत्री विभाजन होकर रह जाता है, परंतु निषेचन की क्रिया है उसमें जो द्वितीयक अंडक बनता है उसके अंदर कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो देखो तीसरी परिपक्वन प्रावस्था, इसके अंदर अपने को क्या लिखना है कि यह प्रावस्था प्राथमिक अंडक कोशिका है, उसका पूर्ण होने के पश्चात प्रारंभ होती है, जिसे हम परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। इस प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। कौन से विभाजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है? इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। अब देखो इसके अगला टॉपिक, ये तो हो गया अपने अंड प्रजनक होता है वो किस प्रकार से होता है। अब अगला टॉपिक है वो अगला अपना टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, स्तनधारी का अंडा। मतलब एक स्तनधारी जीव होता है, ठीक है, एक स्तनधारी जीव होता है, उसमें अंडा होता है उसका, तो उसकी संरचना है वो किस प्रकार की होती है। तो देखो एक स्तनधारी जीव है उसके अंदर अंडे की संरचना किस प्रकार की होती है, ये होता है, ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है। तो इसकी संरचना पढ़ लेना पहले, सबसे पहले तो कि इसकी संरचना है वो किस प्रकार से होती है, उसके बाद में इसका वर्णन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसकी संरचना हम पढ़ेंगे। तो देखो संरचना में इस प्रकार से ये चारों तरफ इसके ये संरचनाएं पाई जाती है। अब देखो इसके अंदर ये बनता है, ठीक है, ये मतलब ये संरचना है इसके अंदर पाई जाती है, ये संरचना, ये संरचना पाई जाती है। इसमें देखो ये होता है, ये होता है प्रथम ध्रुवकाय, ये होता है प्रथम ध्रुवकाय। यहाँ पे क्या होता है? द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन हेतु तंतु क्या बनते हैं? द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन हेतु तंतु। और यहाँ पे क्या बनता है? पेरीविटेल लाइन अवकाश, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। और उसके पश्चात देखो जो ये तंतु होते हैं, ठीक है, इन तंतुओं को हम क्या बोलते हैं? कोरोना, कोरोना रेडिएटा, क्या बोलते हैं हम? कोरोना रेडिएटा। तो इस प्रकार की ये संरचना होती है जिसका मैं चित्र आप लोगों को दे दूंगा इसमें। तो उस चित्र को देख के आप लोग बना लेना कि स्तनधारियों में दो विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। मतलब कोई भी स्तनधारी जीव है उसके अंदर जो संरचना पाई जाती है, अंडे की संरचना होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक तो क्या होता है? पीतकीय होता है, और दूसरों को हम क्या बोलते हैं? मतलब हम ये कहें कि एक तो होता है अपीतकीय और दूसरा कौन सा होता है? समपीतकीय। मतलब कोई भी अंडे की संरचना है वो दो प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? एक तो होता है समपीतकीय और दूसरा क्या होता है? अपीतकीय प्रकार का होता है। कोई भी अंडा है उसका व्यास कितना होता है? स्तनधारी का अंडा है उसका व्यास 100 से 150 mm, ठीक है। ये याद रखना है कि कोई भी स्तनधारी है उसके अंडे का व्यास कितना होता है? तो 100 से 150 mm के मध्य होता है, ठीक है। अंडे में क्या होता है कि विमुक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है, ठीक है। किस प्रकार से? कहने का मतलब अंडा से है उसमें अंडाणु पूर्ण रूप से विमुक्त या परिपक्व नहीं होता है अंडाशय के अंदर। उसके पश्चात जब ये बाहर आ जाता है, ठीक है, मतलब हम ये कहें कि द्वितीयक ओसाइट का निर्माण होता है जब, तब क्या होता है? इसका पूर्ण रूप से परिपक्वन होता है। क्या होता है? जब द्वितीयक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है तब इसका क्या होता है? पूर्ण रूप से परिपक्वन होता है। इस अंडे के बाहर, या हम ये कहें कि इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ये याद रखना, जिसको हम क्या बोलेंगे? जोना वेल्यूसिडा, जोना वेल्यूसिडा, जिसको हम क्या बोलेंगे?
जोना वेल्यूसिडा बोलेंगे, जो क्या पाया जाता है, इस अंडाशय के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, जिस आवरण को हम क्या बोलते हैं, जोना वेल्यूसिडा बोलते हैं। ठीक है, और इस जोना वेल्यूसिडन के बाहर क्या पाया जाता है, एक कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये रहा कोरोना रेडिएटा। मतलब देखो ये जो आवरण बनता है, इस आवरण को तो हम क्या बोलते हैं, जोना वेल्यूसिडा। जो यहाँ पे ये आवरण बनता है, इस आवरण को हम क्या बोलेंगे, जोना वेल्यूसिडा। और इस आवरण के बाहर की तरफ ये क्या पाया जाता है, कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो इस कोशिकाओं के आवरण को हम क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इस आवरण को हम क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। तो देखो अपने को क्या करना है, हेडिंग लगाना है, स्तनधारी का अंडा। ठीक है, हेडिंग लगा लिया। हेडिंग लगाने के पश्चात अपने को ये चित्र बनाना है, जो मैं इस चित्र का जो ये बोर्ड पे बनाया हुआ है, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, इसका मैं चित्र आप लोगों को दे दूंगा। उसके पश्चात इसका वर्णन करना है कि स्तनधारी में दो विशेष प्रकार की संरचना वाले अंडे पाए जाते हैं। स्तनधारी के अंदर दो विशेष प्रकार की संरचना वाले अंडे पाए जाते हैं। ठीक है, पहले प्रकार के अंडे को अपीतकी बोलते हैं और दूसरे प्रकार के अंडे को संपीतकी बोलते हैं। ठीक है, इन अंडों का व्यास 100 से 150 mm होता है। इन अंडों का व्यास 100 से 150 mm होता है। अंडाशय से निर्मुक्त अंडाणु पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, मतलब अंडाशय जो अंडाणु ये बनता है, ठीक है, ये पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है। इसमें केंद्रक का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। उसके पश्चात जैसे जैसे ये परिपक्व होता है तो इसमें केंद्र का आकार भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस अंडे की जो कोशिका झिल्ली के बाहर एक पारदर्शी आवरण पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना वेल्यूडेटा बोलते हैं। और इस जोना वेल्यूडेटा है, उसके बाहर अनेक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो ये है स्तनधारी का अंडा और स्तनधारी के अंडे की संरचना। तो ये अपने चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। देखो चैप्टर नंबर 31 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके 4 पार्ट है वो हम लोगों ने पढ़ लिए। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना। दोबारा मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने एक बार दोबारा देख लेना। देखो सबसे पहले युग्मक जनन हमने क्या पढ़ा था, युग्मक जनन क्या होता है पढ़ लिया हमने। ठीक है, उसके पश्चात हमने पढ़ा शुक्र जनन की 3 प्रावस्थाएं। उसके पश्चात हमने पढ़ा शुक्राणु की संरचना। ठीक है, उसके पश्चात हमने पढ़ा अंड जनन। ठीक है, अंड जनन की प्रावस्थाएं। और उसके पश्चात हमने पढ़ा अंडाणु की संरचना। तो शुक्राणु और अंडाणु की संरचना, शुक्र जनन और अंड जनन, ये इसके अंदर टॉपिक थे मुख्य रूप से। इन टॉपिकों के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर अध्ययन किया। इसलिए आप लोग नियमित रूप से ये बायोलॉजी की क्लासें हैं वो लेते रहें और इनका लाभ उठाते रहिए।